हेलो एवरीवन, टीचिंग संस्था में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज का जो सेशन रहने वाला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सेशन है आज का सिर्फ सीटेट का पेपर इसमें प्रीवियस ईयर नहीं है, बल्कि अदर स्टेट का, जैसे आपका हरियाणा टेट हो गया और उत्तराखंड का हो गया, आपका झारखंड का हो गया, रीटेट आपका रीट का हो गया, मध्य प्रदेश का हो गया, जितने भी आपके इनके प्रीवियस ईयर के पेपर है ना, इनसे आज क्वेश्चन लिया गया है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं। आज के सेशन की ये 12वां सेट है और इसके पहले जितने भी मैंने सेट करवाया है, प्रैक्टिस करवाया है मैंने, अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट तैयार है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। आप जानते हैं सोशल स्टडी की ये प्रैक्टिस सेट चल रही है, एसएसटी पेपर, जो कि 60 नंबर आपको सीटेट में दिलवाता है पेपर सेकंड में। ओके, शुरुआत करते हैं। चलिए आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव, ठीक है, गांव में रहना, ये क्या, ये जो है 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? तो वे क्षेत्र आपका कौन सा था? सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। सुलेमान आप जानते हैं ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है ना। तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों से पता चलता है कि वहाँ पे जो मनुष्य हैं 8000 वर्ष पहले गाँव में रहना आरंभ किया था। ओके, तो इसके बारे में अगर और हम जो है डिटेल में जाएँ तो वर्तमान में यह स्थल कहाँ पर है? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में है। मेहरगढ़ यहीं स्थित था जहाँ पर अचेतन मानव बस्ती के प्रमाण पाए जाते हैं। तो आपसे यहाँ से ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि अचेतन मानव बस्ती के प्रमाण कहाँ पाए जाते हैं? तो मेहरगढ़। और देखिए जो मेहरगढ़ है ये आपका पाकिस्तान में ही पाया जाता है। यहाँ से नवपाषाण काल और हड़प्पा काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जो क्षेत्र है मगध के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में? तो मगध के नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, जो कि आपका बिहार में पड़ता है। तो गंगा का जो दक्षिणी क्षेत्र है उसे आप जो है मगध के नाम से जानते थे, ठीक है ना। इसके बारे में अगर बात करें तो वर्तमान के बिहार राज्य में गया, पटना, शाहाबाद जिले में मगध साम्राज्य स्थित है, ठीक है ना। इसकी राजधानी राजगिरी थी, इसे आप नालंदा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो राजगिरी इसकी राजधानी थी। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हर्यक वंश का बिंबिसार राजा था। तो हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार, उसने किया था। यह साम्राज्य तत्कालीन 16 महाजनपदों से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, ठीक है ना। तो ये 16 महाजनपदों के सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। बात करूँ यहाँ पे हर्यक वंश के शासक बिंबिसार, तो बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। ओके, अगला प्रश्न है, भारत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। आप जानते हैं कि वेद कितने प्रकार के थे? वेद, ठीक है ना। वेदों को अगर देखा जाए तो वेद आपके 4, पहला ऋग्वेद, ठीक है ना, ऋग्वेद। दूसरा आपका है यजुर्वेद, ठीक है ना, यजुर्वेद। तीसरा है आपका सामवेद, और चौथा है आपका अथर्ववेद, ठीक है ना, अथर्ववेद, ठीक है ना। तो ये अथर्ववेद है, सामवेद है। तो इसमें आपसे पूछता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद आपका कौन सा है? ऋग्वेद है। और जो जादू टोना टटका वाला जो पूछा जाता है तो ये आपका हो जाएगा अथर्ववेद, और अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है। संगीत की बात करें तो सामवेद में होता है, और यजुर्वेद में यज्ञ वगैरह, पूजा, यज्ञ, इन सब के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछा है कि भारत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे रहते थे कहाँ पर? तो वे कहाँ पर रहते थे? उत्तर पश्चिम भारत में रहते थे, ठीक है ना। 1500 ईसा पूर्व भारत में कई अलग अलग कबीलों का आगमन भारत में हुआ जिन्हें आर्य कहा जाता है। इन्हीं कबीलों में भारत कबीला भी था, ठीक है ना, जो भरत होता है। तो भरत कबीला भी था जो सरस्वती और यमुना नदी के बीच दोआब अर्थात उत्तर
पश्चिम भारत के क्षेत्र में बस गया। भरत कबीले का राजा कौन था? सुदास था। ओके। ऋग्वेद की मूल रचना भाषा हुई है, मतलब इसमें भरत कबीले का राजा कौन था? सुदास था। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो भारत में एक राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है आपका कौन? केंद्र सरकार। ठीक है ना। कौन करता है राज्यपाल की नियुक्ति? केंद्र सरकार। और इसमें अगर बात करें केंद्र सरकार की में भी, तो ये राष्ट्रपति करता है। जो राज्यपाल की नियुक्ति है ये कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ओके, राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति। ओके, बात करें यहाँ पे आगे, तो देखिए राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, लेकिन उच्चतम न्यायालय की 1979 की व्यवस्था के अनुसार राज्य में राज्यपाल का जो कार्यकाल है केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यकाल है और यह केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं होता है। ध्यातव्य है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान 153 में दिया है। आर्टिकल 153 में राज्यपाल की नियुक्ति दी है। और जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 में बोला गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? तो इसमें एक स्थान पर रहने से संसाधनों में कमी हो जाती थी। ये तो है उन जानवरों का पीछा करना जिसका वे शिकार करते थे संसाधनों के लिए। अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना जल संसाधनों की खोज के लिए। तो यहाँ पे अगर बात करूँ मैं, तो जो ऑप्शन सी है ये आपका यहाँ पे कारण नहीं है। संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य जो संग्राहक समूहों से संघर्ष करना, ये नहीं था रीजन। ओके, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मानव इतिहास में कौन सा काल या युग सबसे लंबा रहा? तो मानव इतिहास में सबसे लंबा काल रहा जो है आपका पूरा पाषाण काल का। ठीक है ना। पूरा पाषाण काल, जिसे आप जो है पाषाण काल यानी प्रागैतिहासिक, इनको 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पाषाण काल को ही 3 भागों में बांटा गया, जिसमें पूरा पाषाण काल सबसे ज़्यादा चला और ये 25 लाख ईसा पूर्व से, ठीक है ना, ये आपका 10,000 ईसा पूर्व तक रहा। मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व, और नव पाषाण काल 8,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व। इस प्रकार पूरा पाषाण काल का समय सर्वाधिक लंबा था। अगला प्रश्न है, डैश में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है? तो प्राचीन शैल चित्रकला कहाँ पर मिली है? ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मिली है। ठीक है ना। मध्य प्रदेश में अगर बात करूँ मैं, तो भीमबेटका, और उत्तर प्रदेश में अगर बात करूँ तो चोपनी, मांडो और महदहा से। तो भीमबेटका और आदमगढ़ ये मध्य प्रदेश के पुरास्थल हैं, यानी जो खोजे गए हैं। और बात करूँ यहाँ पे उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में चौपानी, मांडो और महदहा से अनेक शैल चित्र प्राप्त किए गए हैं और जिन्हें चट्टानों पर बनाया गया यह चित्रकला पूरा पाषाण काल से संबंधित है। इस चित्रकला का विषय आखेट तथा पशु पक्षी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? तो हड़प्पा का स्थल पूछा है कि नहीं है, इसमें आपका चिरांद हो जाएगा। ठीक है ना। चिरांद हड़प्पा का स्थल नहीं है। बाकी सुतकोदा है और गंभीरी वाला है, सौतकाको है और राखीगढ़ी भी है। तो चिरांद नवपाषाण कालीन स्थल नहीं है, जो बिहार के सारण में स्थित है। तो चिरांद आपका कहाँ पर है? बिहार के सारण में स्थित है। यहाँ से हिरण सिंह से निर्मित उपकरणों की प्राप्ति हुई है, जबकि राखीगढ़ी, सुतकागो तथा गंभीरी वाला हड़प्पा कालीन स्थल से स्थित है। अगला प्रश्न है, पूर्व यदु भरत वेदों में, ठीक है ना, पूर्व यदु और भरत वेदों में उल्लेख देश की तरह है जन। ठीक है ना। तो पूर्व यदु और भरत वेदों में उल्लेख जन की तरह है। इसमें अगर बात करूँ मैं, तो जो भारत में आर्यों का आगमन हुआ था ये 1500 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कई कबीलों जन में, यानी कबीले किसको कहते हैं? जन।
जन को ही कबीला कहते में विभक्त थे। प्रमुख कबीले थे पुरु, यदु, अनु, तुवर्स, आलीन, भलानस, सीवी, बिशाड़ी, भरत। ये क्या थे? ये पूरे कबीले थे जो कि इसमें डिवाइड थे, और भी थे लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है सफ़ी तथा हम्पी क्या है? सफ़ी तथा हनफी है आपका क्या? न्याय के इस्लामी सिद्धांत। सफ़ी और हनफी इस्लामिक न्याय सिद्धांत से संबंधित है। इस्लामिक परंपरा में किसी विवाद पर निपटारा इन्हीं इस्लामी सिद्धांतों पर किया जाता है। अगला प्रश्न है दंती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया हुआ था। तो दंती दुर्ग कौन था? ये आपका कौन था? राष्ट्रकूट प्रधान था। कौन था? राष्ट्रकूट प्रधान। बात करें दंती दुर्ग की, तो दंती दुर्ग ने 752 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना पूछ सकता है आपसे कि किसने की थी? दंती दुर्ग ने कब की थी? तो ये किया था 752 में। और मान्य खेत को अपनी राजधानी बनाई। इन्होंने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ यज्ञ महादान का अनुष्ठान किया था। अगला प्रश्न है आपका यह किसने लिखा कि रजिया अपने भाइयों से कई अधिक योग्य तथा सक्षम थी? तो ये लिखा था मिन्हाज उस सिराज ने, ठीक है ना। मिन्हाज उस सिराज ने लिखा था कि जो है रजिया अपने भाइयों से कई अधिक योग्य और सक्षम थी, ठीक है ना। तो मिन्हाज ए सिराज की पुस्तक है तबकात ए नासरी। ये मुग़ल जो है नासरी में मुग़ल वंश जो है गुलाम वंश के शासकों तथा उनके प्रशासन का वर्णन है। तो मिन्हाज उस सिराज ये गुलाम वंश के शासक के समय में थे और इन्होंने लिखा कि जो रजिया थी अपने भाइयों से कई गुना जो है योग्य थी और सक्षम थी। इन्होंने अपने तबकात ए नासरी पुस्तक में बताई ये बात। मिन्हाज ने अपनी पुस्तक में वर्णन किया कि रजिया अपने भाइयों से अधिक योग्य थी, इसलिए इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। मिन्हाज के अनुसार रजिया के पतन का मुख्य कारण उसका स्त्री होना था, और ये बात सही है। जब कोई स्त्री आगे बढ़ती है तो कोई न कोई टांग खींचने जरूर आ जाता है, तो वही बात थी वहाँ उस टाइम पे भी। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मोसीम तथा सोलोमन जैसे गुण विद्यमान हैं। दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो वो था आपका कौन? जो है अलाउद्दीन खिलजी था। ओके, अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और ये जो शासन था 1296 से 1316 तक, ठीक है ना। 1296 से 1316 तक था। इसके समकालीन एक शिलालेख जोधपुर से प्राप्त हुआ था जिसमें वर्णित है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा द्वारा चुना गया क्योंकि उसमें मोसीम तथा सोलोमन जैसे गुण विद्यमान हैं। ओके, अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई थी? तो इसमें आपका अगर बात करूं मैं तो ये विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय को ये सौंपा गया था। जीडीपी जिसे कहते हैं, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद एक वर्ष में देश के अंदर सभी प्रकार की सेवाओं और उत्पाद का मौद्रिक मूल्य होता है, ठीक है ना। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा अकबर का समकालीन शासक था? तो अकबर का जो समकालीन शासक था वो था आपका फारस के शाह अब्बास प्रथम, ठीक है ना। फारस का शाह अब्बास प्रथम अकबर के समकालीन था। अगला प्रश्न है रूस में प्रमुख शून्यवादी चिंतक था। तो शून्यवादी चिंतक कौन था रूस में? ये था आपका कौन? तुर्गनेव शून्यवादी चिंतक था रूस में। अगला प्रश्न है ये देखिए तुर्गनेव का जो जन्म है ये 9 नवंबर 1818 को रूस के और याल प्रांत में हुआ था। इनकी मृत्यु 3 सितंबर 1883 को हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है उद्योग किस क्षेत्र में सम्मिलित है? तो उद्योग आपका ये द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित है, ठीक है ना। द्वितीयक प्रथम क्षेत्र में आपका जो प्राकृतिक जो नेचुरल चीज़ें होती है जैसे कि आपका जैसे कि कृषि हो गया, ठीक है ना। कृषि में आपका जैसे पशुपालन हो गया, ठीक है ना।
मुर्गी पालन हो गया, कीट पालन हो गया, रेशम पालन हो गया, ये सारी चीज़ें आपका प्रथम उद्योग में आ जाता है, यानी प्रथम प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है। द्वितीय क्षेत्र में इसी प्राथमिक क्षेत्र जो वस्तुएं हैं, यानी आपका जो नेचुरल चीज़ें मिलती है उनको ले जाके फैक्ट्रियों में बना के उनका दूसरा जो है प्रोडक्ट तैयार करना। जैसे कि आप जो है नेचुरल आप प्राथमिक क्षेत्र से आलू लेते हैं और आलू को ले जाके फैक्ट्री में आप इसका चिप्स बनाते हैं, तो ये आपका द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप ये बात समझ में आ रही है कि सेवा क्षेत्र में आपका क्या होता है कि आप किसी से सेवा लेते हैं, तृतीय क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र में आप जैसे बैंक की सेवा लेते हैं, शिक्षा की सेवा लेते हैं, ये सब चीज़ें क्या है, सेवा है। और जो आपका यातायात वाली चीज़ें हैं, इनसे जो आप करते हैं, पैसा देते हैं और आप सेवा प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, ये होता है आपका। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष शुरू होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है वित्तीय वर्ष। और इस प्रकार वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल को तथा समापन 31 मार्च को होता है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। तो ये 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट जो टाइगर है सबसे ज़्यादा ये कहाँ पर पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। और कूनो नेशनल पार्क भी आपका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, अच्छा यहाँ पे देख लेंगे एक बार, 7 अप्रैल 1973 ईस्वी को हुई थी इनकी स्थापना, यानी शुरुआत हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की। इसका जो उद्देश्य था, टाइगर की विलुप्ति की प्रक्रिया को रोक कर उनका संरक्षण करना, उनकी संख्याओं को बढ़ाना, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारतीय संसद ने कब पारित किया था। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारतीय संसद ने ये 24 दिसंबर 1986 में पारित किया गया था, इसीलिए आपका ये जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात करूँ, 24 दिसंबर 1986 को हुआ था और इसी अधिनियम का जो नारा था क्या था, जागो ग्राहक जागो। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर जनरल कौन थे। तो सर्वेयर जनरल थे आपके कौन, अलेक्जेंडर कनिंघम। ओके, अलेक्जेंडर कनिंघम थे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का प्रथम सर्वेयर जनरल। 1861 ईस्वी में 1861 ईस्वी को अलेक्जेंडर कनिंघम को नियुक्त किया गया सर्वेयर जनरल द्वारा प्राचीन भारतीय स्थलों का पुरातात्विक सर्वेक्षण किया गया था, ठीक है ना, किया जाता है। और बात करें भारत में सर्वप्रथम पुरातत्व विभाग की स्थापना वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में किया गया था। संस्कृति मंत्रालय के अधीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातात्विक अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है। राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का रखरखाव के लिए संपूर्ण देश को 24 मंडलों में विभाजित किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानववाद का अग्रदूत कौन था। तो मानववाद का अग्रदूत दांते को कहा जाता था। ये फ्रांसिस्को पेट्रास्का को मानववादी चिंतक का जो है अग्रदूत कहा जाता है। पेट्रॉक इटली के प्रसिद्ध विद्वान थे। अगला प्रश्न है, भारत में सिक्कों की ढलाई की जाती है। तो ये आपका गुजरात में की जाती है सिक्कों की ढलाई। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदा यानी जो ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचित है। ये आपका संस्कृत भाषा में रचित है। अगला प्रश्न है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे। तो ये आपके कौन थे, बिंबिसार थे, क्योंकि बिंबिसार ने ही इसकी स्थापना की थी, ठीक है ना। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हाँ मगध की बात हो रही है ना, तो बिंबिसार ने इसकी जो है स्थापना की थी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में नहीं है। तो यहाँ पे बात करूँ अहिंसा नहीं, बाकी आपका बुद्धम, धम्म और आपका संघ है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है। तो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव ये करता है आपका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता या लोकसभा सदस्य, या फिर आपका बात करूं तो यहाँ पे विधानसभा के सदस्य यानी जो विधायक होते हैं, ठीक है ना, एमएलए, तो एमएलए के द्वारा होता है। ओके, इसमें अगर बात करूँ तो कुल जो सीटें होती हैं, सदस्य होते हैं, ये 245
सदस्य का चुनाव होता है। इसमें 12 सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किए जाते हैं, क्योंकि 6 साल का इनका कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? तो ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नगर निगम वार्ड काउंसिलर नहीं होता है, बाकी पटवारी, लेखपाल और भूमि रिकॉर्ड अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? तो ये आपका कितना है, 84 है। तो लोकसभा की 545 सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित और 14 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए है। तो एससी के लिए कितना, 84 और एसटी के लिए 14। ठीक है ना। बात करें यहाँ पे अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? तो इसमें आपका किया जाता है किसका, समानता का अधिकार, क्योंकि समानता का अधिकार इसी में आता है, आर्टिकल 17। ठीक है ना, आर्टिकल 17। तो ये था हमारा आज का पूरा 30 प्रश्न। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको प्रश्न कैसे लगे आज के। और ज़रा भी आपको पसंद आ रही है क्लास, आपको जितने भी मैंने करवाए, तो प्लीज़ अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको क्लास की मिलती रहे। और इसके अलावा इसकी जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी, आप वहाँ से टेलीग्राम पे सर्च करेंगे टीचिंग संस्था और सेम लोगो आपको देखने को मिलेगा, आप फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ से आप कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।